हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने बहुत सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। तो आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक जैसे जो तत्व यौगिक मिश्रण हैं, इसके अलावा परमाणु संरचना या परमाणु संरचना से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स। और अभी जो करंट में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी के 2 लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आवर्त सारणी का इतिहास, जिसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी, लोदरमेयर वक्र, न्यूलैंड कास्टक नियम या इसी तरह से जो डॉबिनाइरर ट्रिक वगैरह है उसके बारे में बात की थी। दूसरे वीडियो लेक्चर में, मतलब आवर्त सारणी के दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं, उसके गुण दोष और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी आवर्त सारणी के अंतर्गत जो आवर्तिता है, पीरियोडिसिटी है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पीरियोडिसिटी होती क्या है और फिर किन किन गुणों के आधार पर, किन किन लक्षणों के आधार पर हमें आवर्त सारणी के अंदर ये आवर्तिता डिस्कस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी में आवर्तिता या तत्वों के आवर्ती गुण। देखिए दोस्तों, यहां पर आवर्तिता का मतलब जो है वो है बार बार रिपीट होना। रिपीट होने से मतलब क्या है? जैसे हमने आवर्त सारणी में डिस्कस किया था कि आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्वों को इस क्रम में रखा गया है कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुण रिपीट होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो लक्षण हैं, उनमें दोहराव आता जाता है। दोहराव आने का मतलब है कि एक समूह वगैरह में रखे गए जो तत्व हैं वो समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं लक्षणों को आवर्ती गुण या इस प्रक्रिया को आवर्तिता कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये आवर्तिता बेसिकली होती क्या है। तो पहले अगर हम बात करें कि तत्वों के आवर्ती गुण या जो उनके पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, तो सिंपल सा मतलब है, हम आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जो पहले आवर्त सारणी बनी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें परमाणुओं को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने का प्रयास किया गया था। लेकिन चूंकि परमाणु भार जो है वो उतना मूल करैक्टर नहीं है, उतना एक बेसिक करैक्टर नहीं है किसी भी परमाणु का, इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष थे, जिसे बाद में मोजले ने ठीक किया। तो मोजले ने इस आवर्त सारणी में परमाणु भारों के स्थान पर परमाणु क्रमांक को आधार बनाते हुए आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो 1913 में मोजले द्वारा दी गई थी, ये परमाणु क्रमांकों पर आधारित। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, तो प्लीज एक बार आप उसे जाकर के जरूर देख लें और वहां से फिर हम इन पॉइंट्स को समझने में और बेहतर महसूस कर पाएंगे। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो आवर्त सारणी के विभिन्न समूह में और आवर्तों में, समूह यानी जो इस तरह से वर्टिकल ऊपर से नीचे जो कॉलम बने हुए हैं वो तो है समूह या वर्ग या समूह, और इस तरह जो क्षैतिज गति करने या क्षैतिज रूप से जो रो हैं, पंक्तियां हैं, उन्हें हम कहते हैं आवर्त। तो इन 2 शब्दों को याद रखिएगा, समूह क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं। अभी हम फिर से जब आगे आवर्त सारणी को देखेंगे तो इन पर बार बार इतनी बात कर लेंगे कि हमें अच्छे से याद हो जाए कि समूह और आवर्त क्या होते हैं। तो आवर्त और समूह में निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुण घटते हैं, बढ़ते हैं या समान रहते हैं। इन्हीं गुणों को हम आवर्ती लक्षण के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किन आवर्ती लक्षणों पर बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम बात करेंगे संयोजकता पर, वैलेंसी पर, ये किस तरह से कम या ज्यादा होती है, यानी आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसमें संयोजकता में क्या अंतर आता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस पर। फिर आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जाएगी, ये क्या होता है, किस प्रकार से कम ज्यादा होता है, इसके ऊपर भी आज का जो सेशन है वो डिस्कस इसमें रहेगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत ऋणात्मकता। फिर हम बात करेंगे धात्विक और अधात्विक गुण, यानी जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती। फिर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या है, अलग अलग तत्वों के जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की।
फिर हम बात करेंगे विद्युत धनात्मक लक्षणों के बारे में, फिर हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मक लक्षण, हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति, हैलाइडों की प्रकृति। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो इन सब गुणों की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी को किस प्रकार से देखा जाएगा इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आवर्ती गुण और वो है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? देखिए, संयोजकता का मतलब है सिंपल सा, अगर हम इतने बहुत ही सिंपल अगर एक लेमन शब्दों में कहें कि संयोजकता मतलब है संयोग करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता। अब संयोजन का मतलब किससे? कोई भी परमाणु है, मान लीजिए ये परमाणु है और ये इसका नाभिक है और इसके बाह्यतम कोशों में या इसके चारों ओर जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब कोई भी परमाणु जो है वो इस प्रकार से दूसरे परमाणुओं के साथ में संयोग करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? इसके पीछे केमिस्ट्री में एक अवधारणा दी जाती है जिसे हम कहते हैं अष्टक का नियम या ऑक्टेट रूल। इस अष्टक के नियम या ऑक्टेट रूल में यह बताया गया है कि कोई भी परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है और अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो उसके बाद परमाणु स्थायी हो जाता है, उसकी जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में परमाणुओं का जो प्रयास है वो हमेशा इसी प्रकार रहता है कि ये आपस में या किसी अन्य परमाणु के साथ में संयोग करके इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर लें। तो अष्टक अगर पूरा हो जाता है तो ये परमाणु क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। और इसी अष्टक को पूरा करने के क्रम में परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ में संयोग करते हैं और जिस नंबर में, जिस संख्या में ये संयोग करते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो सिंपल शब्दों में परमाणुओं की दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करने की जो क्षमता है वो संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब यहां पर पॉइंट देखिए, किसी तत्व के परमाणुओं की अन्य परमाणुओं से संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो जो वैलेंसी है वो बेसिकली अष्टक पूरा करने के लिए की जाती है। अष्टक यानी अपने बाह्यतम कोश में परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है और इसी के लिए वो संयोग करता है दूसरे परमाणुओं से। अब कुछ ऐसे परमाणु भी हैं जिनके बाह्यतम कोश में प्राकृतिक रूप से 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसेस के नाम से जानते हैं या जिन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। इनके जो परमाणु विन्यास है, इनके परमाणुओं में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश है उसमें प्राकृतिक रूप से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्हें अष्टक पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब प्रकृति ने इनका अष्टक पूरा अपने आप ही कर दिया या इनका निर्माण इस तरह से हुआ है कि इनका बाह्यतम कोश 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इनको किसी दूसरे परमाणु से संयोग करने की, जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी कारण इनकी जो संयोजकता है वो शून्य होती मानी जाती है, शून्य होती। इसीलिए आवर्त सारणी के जिस समूह में ये रखे जाते हैं उसका नाम भी शून्य समूह, 0 वर्ग रखा गया और ये आवर्त सारणी का 18वां समूह है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, उनका जो बाह्यतम कोश है वो 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा होता है। उसकी वजह से उन्हें किसी अन्य परमाणु से संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप स्टेबल है और इसी कारण से इनकी अन्य परमाणुओं से संयोग करने की जो क्षमता है वो 0 होती है और इन्हें शून्य वर्ग या इन्हें इसी कारण इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, किसी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा कि अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। यहां पर एक चीज देखिए, थोड़ी सी 2 चीज है। एक होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होती है संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी परमाणु के बाह्यतम, आउटर मोस्ट जो शेल है, जो कोश है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे वो उस परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाएगी। और
अष्टक पूरा करने के लिए इसे जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, ये उसकी संयोजकता कहलाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसका मतलब इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कोशों में भरे जाएंगे तो इस प्रकार से भरे जाएंगे कि पहले कोश में 2 भरे जाते हैं हमेशा, और दूसरे कोश में 8 होते हैं, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के पास में 7 ही है तो दूसरे कोश में आ गए 5। तो 2 और 5 इसका परमाणु क्रमांक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ये 5 वाला जो कोश है ये इसका बाह्यतम कोश बन गया, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोश है नहीं। तो आप यहां पर देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, तो जितने को इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसे तो क्या कहेंगे हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। और इसे 8 पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भाई, 8 में से हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास में बच जाएंगे 3। तो इसे 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी संयोजकता हो गई 3। तो वैलेंसी का मतलब है कि यहां पर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से पूरे हो जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आवश्यक है, चाहे वो ग्रहण की जाए या उसे त्याग किया जाए या साझा किया जाए, 3 तरीके हो सकते हैं। इसे हम परमाणु की जो बंध है या जो एटॉमिक बॉन्डिंग है उसमें पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो अभी के लिए ये देखिए कि जो बाह्यतम कोश में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो तो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए वो हो जाएगी वैलेंसी या संयोजकता। अब यहां पर देखिए ये तो एक ऐसा परमाणु है जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी संयोजकता पूरी करने की कोशिश, अपनी जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसके बाह्यतम कोश इसके परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 ही होंगे। तो ये भरे कैसे जाएंगे, पहले में 2, पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहां देखिए, अब देखिए, अब सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का जो बाह्यतम कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसे बाह्यतम कोश में 8 पूरा करने के लिए या तो ये क्या करे कि 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, या फिर ये करे कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो ये जो बाह्यतम या जो तीसरा कोश है वो समाप्त हो जाएगा, और ये दूसरा कोश जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है ये इसका बाह्यतम कोश बन जाएगा। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम को कहां से मिलेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है कि 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो सोडियम क्या करता है, ये बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में इसको त्याग देता है जल्दी से, और जब इसको त्याग देगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2 और 8 बन गया, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसलिए सोडियम पर आ गया 1 प्लस आवेश और ये बन गया धनायन। तो इसका मतलब यहां देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इसके जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है बाह्यतम कोश में, इसी कारण इसने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसकी संयोजकता हो गई 1। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, ग्रहण या साझा किए जाते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाएगी, और जितने एक्चुअल में प्रेजेंट हैं वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सोडियम के इसमें आप देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 मानी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों अलग अलग पॉइंट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब जितने एक्चुअल में प्रेजेंट है, और संयोजकता का मतलब है जितना 8 पूरा करने के लिए आवश्यक है, चाहे वो त्याग से किए जाएं या ग्रहण से या साझे से। एक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती, ये पॉइंट अभी हम आवर्त सारणी के साथ में डिस्कस करेंगे। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता पहले 4 तक बढ़ती है फिर 0 तक घटती। तो संयोजकता, तत्वों की संयोजकता पहले 1 से 4 अंक तक बढ़ती है फिर 0 हो जाती है। कैसे देखते हैं, ये हमारे पास में आवर्त सारणी का एक जो चित्र है वो आ गया। अब यहां पर एक पॉइंट देखिए कि ये जो इस तरह से 1 2 3 ऊपर जो वर्टिकल कॉलम है ये है ग्रुप या समूह, इन्हें हम वर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे जो लाइंस हैं, जो कॉलम्स हैं वो वर्ग या समूह हैं, और ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ये आवर्त हैं, पीरियड्स हैं।
तो जो समूह है उनकी संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। अब एक चीज देखिए, ये जो परमाणु आवर्त सारणी में रखे गए हैं ये सब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। जैसे आप यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन के ऊपर 1 अंक लिखा है तो इसका 1 परमाणु क्रमांक है, हीलियम के ऊपर 2 लिखा है तो इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसी तरह से अगर आप देखिए तो लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरोन, कार्बन और इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में। तो आप यहां के बाद में इसको यहां पर पढ़िएगा और फिर उसके बाद में ये पढ़े जाते हैं। तो ये S ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, ये P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, इन्हें हम D ब्लॉक तत्व कहते हैं। और ये नीचे 2 लाइन जो क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें इस तरह से लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व भी कहा जाता है, ये F ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो फिर से बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें ये सब डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब इनकी संयोजकता के बारे में देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता, या आप अगर बात करें इस पहले तत्व से, पहला तत्व चूंकि इस हिसाब से है तो हम इससे बात करते हैं लिथियम। लिथियम की संयोजकता में आप देखिए लिथियम में 3 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होता है। तो अब ये अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए या तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन करे या इसको 1 त्याग दे। 1 त्याग देगा तो इसका जो एक कोश इसके पास होगा वो पूरा भर जाएगा। आप कहेंगे कि भैया 8 हुए नहीं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको याद होगा बोर-बेरी योजना में बताया गया था कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। अब यहां पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो अधिकतम संख्या 2 ही आएगी। तो पहला कोश जो है वो इतना छोटा होता है। छोटा क्यों है? क्योंकि वही परमाणु के नाभिक के बिल्कुल पास में स्थित है। तो जब पास में स्थित है तो उसकी त्रिज्या बहुत कम है, और जब त्रिज्या कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो समाहित करने की क्षमता है वो भी काफी कम है, और इसी कारण से उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हीलियम के लिए ये जो अष्टक है का नियम है वो 8 अंकों के लिए नहीं बल्कि 2 पर ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो लिथियम है वो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। हीलियम की बात इसलिए की क्योंकि इसमें भी अष्टक पूरा है। तो लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसमें क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं और इसकी परमाणु की जो वैलेंसी है या आप कहें कि इसका जो बाह्यतम कोश है वो पूरा भर जाएगा। अगर आप बात करेंगे बेरिलियम में तो इसमें होगा कि 2 और 2 होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो फिर उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिथियम की संयोजकता 1 है, बेरिलियम की 2 है। इसी तरह से बोरोन की संयोजकता 3 होती है। फिर इस तरह से जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके या साझा करके इस प्रकार से अपनी संयोजकता, अपनी जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 त्यागे या 3 ग्रहण करे तो बताइए दोनों में ज्यादा आसानी किसमें होगी? या तो नाइट्रोजन पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और इस आंतरिक कोश को अपना बाह्यतम कोश बना ले और उस हिसाब से अपना जो अष्टक है वो पूरा कर ले। लेकिन यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा आसान है, इसीलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाती। फिर उसके बाद ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल और विन्यास जो है वो इस तरह से 2 और 6 रहता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तो नाइट्रोजन की संयोजकता हो गई 2। फ्लोरीन में 2 और 7 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेते ही अष्टक पूरा हो जाएगा, तो फ्लोरीन की संयोजकता हो गई 1। और बाकी इसके बाद नियोन जो है वो 2 और 8 का विन्यास लिए है, तो इसका बाह्यतम कोश ऑलरेडी भरा हुआ है, इससे किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करने की या ग्रहण या त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं दर्शाता और हम कहते हैं कि इसकी जो संयोजकता है वो 0 है। तो आप देखिए कि अगर हम लिथियम दूसरे आवर्त में चल रहे हैं तो लिथियम की जो संयोजकता है वो 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरोन की 3, कार्बन की 4, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की 3 हुई, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियोन की 0। तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ी और फिर उसके बाद में घट करके 0 पे पहुंच गई। तो संयोजकता के बारे में ये पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि वर्ग में जो संयोजकता है या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान रहती है।
देखिए ये परमाणु जो सारणी है वो इसी तरह से डिजाइन की गई है कि इसमें एक जो समूह है, ऊपर से नीचे के जो कॉलम है, उन कॉलम्स में जो इलेक्ट्रॉन तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। जैसे आप देखें पहला जो वर्ग है, इन सभी परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की बात करेंगे तो इसमें 2 और 1, इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 के विन्यास में भरे जाते हैं, तो बाह्यतम कोश में देखिए 1 हो गए। सोडियम में इस प्रकार से क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8 और 1 इस तरह से भरे जाते हैं। और पोटेशियम में बात करेंगे तो आप 2, 8, 8 और 1 के क्रम में भरे जाएंगे। तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि सभी के बाह्यतम कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो संयोजकता भी समान हो जाएगी। तो एक वर्ग के ऊपर से नीचे का जो कॉलम है उसमें इलेक्ट्रॉनों की या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, या यूं कहें कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान समान रहता है, तो उस हिसाब से उनकी संयोजकता भी समान होती है। तो समूह में संयोजकता कांस्टेंट रहती है। तो ये थी संयोजकता के बारे में कि संयोजकता क्या होती है, किस प्रकार से घटती और बढ़ती। संयोजकता का मतलब संयोग करने की क्षमता से। अगला हमारा पॉइंट है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। देखिए किसी भी परमाणु की रेडियस कैसे हम काउंट करते हैं, रेडियस क्या होती है। तो रेडियस के बारे में कहा जाता है कि भी परमाणु का जो नाभिक है, जो उसका केंद्रीय भाग है जिस पर धनावेश होता है, उस नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, यानी जो सबसे बाहरी कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, या जो बाह्यतम कोश है उसकी केंद्र से जितनी दूरी है वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। सिंपल सी बात है, जब हम किसी वृत्त की त्रिज्या देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वृत्त के जो केंद्र से उसकी परिधि का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, उसकी त्रिज्या कहलाएगा। तो यहां पर भी वही बात है, परमाणु की त्रिज्या का मतलब है परमाणु एक गोला या एक गोलाकार रूप में है तो इसके नाभिक से इसके बाह्यतम कोश तक की जो दूरी होगी उसे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। तो जैसे ये एक नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से जो ऊर्जा कोश हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए पहला ऊर्जा कोश जो है वो K के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो है वो L के नाम से, इसी तरह से K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 जो है इन ऊर्जा कोशों को नाम दिया गया। अब इन ऊर्जा कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इस जो ऊर्जा कोश है, जो सबसे बाहरी ऊर्जा कोश है, ये जैसे मान लीजिए इसमें 2 है तो इसके सबसे बाहरी कोश और जो नाभिक है उसके बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये कहलाएगी उसकी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो परमाणु त्रिज्या बेसिकली जो नाभिक है और नाभिक और बाह्यतम कोशों के बीच की जो दूरी है वो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। अब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती है, ध्यान रखिएगा। आवर्त में जब हम आगे बढ़ेंगे, आवर्त का मतलब है जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसमें परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम क्षैतिज गति करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में गति करेंगे तो परमाणु त्रिज्याएं घटेंगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ेंगी। अब ये तो चलिए हमने यहां पर इस तरह से फैक्ट्स के फॉर्म में पढ़ लिया, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, उसको चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में आ गई आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कह रहे हैं, जैसे यहां पर 1 से 7 तक जो ये क्षैतिज पंक्तियां हैं आवर्त जिन्हें कहा जा रहा है, ये जो आवर्त संख्या है किसी परमाणु में कोशों की संख्या भी उतनी है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की बात करेंगे तो उसमें एक ही कोश है, लिथियम से लेकर के नियोन तक बात करेंगे दूसरे आवर्त में तो उसमें 2 कोश हैं, तीसरे में सोडियम से लेकर के आप ऑर्गन तक बात करेंगे इन सब में 3 कोश हैं या 3 ही ऊर्जा स्तर हैं। तो इसका मतलब है आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें कोशों की संख्या समान रहती है लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ता है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हर आप देखिए अगले समूह में, अगले तत्व में एक नया कोश जुड़ रहा है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 कोश है,
लिथियम में 2 कोश है, सोडियम में 3 हो गए, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5 और इस तरह से आगे सीजियम और फ्रांसियम में भी इसी तरह से कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जैसे परमाणु का नाभिक है और इसके चारों ओर ये कोश है, तो कोशों की संख्या नहीं बढ़ रही है, बस क्या बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो बस बाह्यतम कोश में उनकी संख्या बढ़ रही है, नए कोश नहीं जुड़ रहे हैं, आवर्त में कोश नहीं जुड़ते हैं, जिसकी वजह से परमाणु का जो संरचना है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन घट क्यों रही है? घटने का कारण यह है कि देखिए जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक की शक्ति, नाभिक की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से नाभिक जो है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से परमाणु का आकार सिकुड़ता जाता है। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु का आकार कम होगा, क्योंकि नाभिक का जो आकर्षण है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? कारण क्या है? क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही। अब आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही, लेकिन कोई कोश नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, यहां पर देखिए नाभिक एक जगह पर केंद्रित है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी एक जगह पर केंद्रित है, तो प्रोटॉनों का जो आकर्षण है वो ज्यादा प्रभावी होगा और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की तरफ खींचेंगे या बाह्यतम कोश जो है वो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान भी ज्यादा है और दूसरा वो एक जगह पर केंद्रित भी। इस कारण से जब हम आवर्त में गति करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस घटेगी, कोई कोश नहीं जुड़ते हैं इसमें। और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नए कोश जुड़ते जाएंगे, मतलब जब हम हाइड्रोजन में बात करें तो एक ही कोश है, जब हम लिथियम में बात करेंगे तो 2 हो गए, फिर उसके बाद में हम सोडियम में बात करेंगे तो 3 हो गए। तो इस तरह से हर अगले तत्व के साथ किसी समूह में इलेक्ट्रॉनों के नए कोश जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पॉइंट के आधार पर आगे हम आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और दूसरे कई सारे जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज अच्छे से समझ लें कि परमाणु त्रिज्याएं आवर्त में घटती हैं और समूह में बढ़ती हैं, समूह यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। कारण क्या है? आवर्त में बाह्यतम कोश की जो संख्या या कोशों की जो संख्या वो समान रहती है और समूह में नए कोश जुड़ते रहते हैं, इसकी वजह से परमाणु आकार बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है आयनन विभव। देखिए आयनन विभव क्या होता है? जब विभव का मतलब कहीं पर भी आए तो विभव का मतलब होता है सिंपल सा ऊर्जा, पोटेंशियल, या आप इस तरह से इसे एनर्जी वगैरह से रिलेट कर सकते हैं। तो आयनन विभव क्या होता है? देखिए आयनन शब्द में एक आयन जुड़ा हुआ है और आयन हमने पिछले टॉपिक में बात किया था कि परमाणु जो कि प्राकृतिक रूप से उदासीन अवस्था में होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालें या प्रवेश करवाएं तो आयन में बदल जाता है। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई परमाणु है और उस परमाणु में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? वे परमाणु को ऊर्जा देंगे और ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा लेकर के उच्च ऊर्जा कक्षाओं में जाने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे बाहर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाएगा और इसी वजह से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का असंतुलन पैदा हो जाएगा और परमाणु आयन में बदल जाएगा। तो आयनन विभव क्या है? किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु से, यहां पर आप 2-3 पॉइंट देखिए। विलगित, विलगित का मतलब है आइसोलेटेड, वो किसी अन्य परमाणु के साथ में किसी बंधन वगैरह में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई परमाणु बॉन्ड वगैरह में बंधा हुआ है, किसी के साथ में बंध बनाए हुए हैं, तो फिर उसका आयनन विभव चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से उस पर दूसरे परमाणु का भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक परमाणु है और दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका जो भी इलेक्ट्रॉनों का या इसका जो भी आयनन विभव होगा वो इस परमाणु द्वारा प्रभावित होगा। तो हम क्या करेंगे? विलगित, विलगित का मतलब एक सिंपल अलग से, जिसमें दूसरे परमाणुओं का कोई योगदान, कोई हस्तक्षेप नहीं है। उदासीन, उदासीन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले से आयन हो। गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम द्रव या ठोस की बात करेंगे तो द्रव और ठोसों के बीच में अंतराण्विक बल काफी मजबूत होता है, मतलब ठोस में ज्यादा, द्रव में थोड़े कम, गैसों की तुलना में मजबूत होता है, जिसकी वजह से इनके आयनन विभव प्रभावित होते हैं।
तो हमें आयनन विभव की अगर सटीक गणना करनी है तो हमें विलगित उदासीन गैसीय परमाणु लेना होगा। अब इसका जो बाह्यतम कोश है, सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम उसे जितनी ऊर्जा देंगे तो उस ऊर्जा की मात्रा को उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है और उसके चारों ओर ऊर्जा कोश, और ये एक परमाणु है जिसके अंदर 2 ऊर्जा कोश, और इन ऊर्जा कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, हम यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं बाहर निकालना। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के बंधन से कैसे मुक्त होगा? तो इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा देंगे, परमाणु को गर्म कर देंगे, या इसी प्रकार से अन्य प्रकार की कोई प्रक्रिया, इस पर विकिरण वगैरह डालें, कुछ भी ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिले। तो जब ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से बाहर हो जाएगा, और पीछे चूंकि इस प्रकार से परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो उस पर धनावेश दिखने लगेगा, तो परमाणु आयन में बदल गया। तो आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी हमने इस प्रकार से प्रोवाइड की है, वही है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब होता है कि परमाणु, उदासीन परमाणु को आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाएगी वो उसका आयनन विभव कहलाएगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। तो ये दोनों पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे दूसरे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां पर वर्ग और आवर्त की जब बात हो तो सिंपल सा दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या। जब हम वर्ग या आवर्त में चलते हैं, पहले आवर्त की बात करते हैं, तो परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है, और जब हम वर्ग में बात करेंगे तो परमाणु बड़े होते जाएंगे। तो देखिए, एक मान लीजिए एक छोटा परमाणु है जिसमें इस तरह से ऊर्जा कोश है, और दूसरा परमाणु जो है वो थोड़ा बड़ा है इस तरह से। माफ कीजिए, पूरा गोल नहीं बन पाया, लेकिन चलिए ठीक है। अब यहां पर ये इस तरह से जो पहला ए परमाणु है, ये बी परमाणु इसको मान लेते हैं। जो ए परमाणु है उसमें यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और भी है, लेकिन हम इन एक एक इलेक्ट्रॉन पे डिस्कस करते हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब आप ऊर्जा देंगे तो वो उसका आयनन विभव कहलाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो यहां पर ऊर्जा देंगे वो बी का आयनन विभव कहलाएगा। देखिए, ए के साथ में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास में है, और बी में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से दूर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक आकर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो आकर्षण है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये है कूलाम का आकर्षण बल, या जिसे आप कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। और इस स्थिर वैद्युत बल का जो मान है वो समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल, और साथ ही व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि आवेशों के बीच में अगर दूरी बढ़ती है तो उनके बीच में बल घटता है। कूलाम का आकर्षण बल ये कहता है कि अगर आवेशों के बीच की दूरी घटती है तो बल का मान बढ़ता है, और अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल का मान कम होता है। तो यहां पर आप देखिए कि जो परमाणु छोटा है उसके नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में कम दूरी होने की वजह से यहां आकर्षण का बल ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा होने का मतलब है नाभिक की पकड़ मजबूत है उस परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। तो जाहिर सी बात है, जब नाभिक का इस परमाणु पर पकड़ या आकर्षण बल ज्यादा है तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा देंगे उतना आयनन विभव अधिक हो जाएगा। इसी तरह से जब परमाणु के बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी ज्यादा है तो नाभिक का जो आकर्षण है किसी भी परमाणु पर, परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, वो कम होगा। तो कम होगा तो कम ऊर्जा के साथ ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है। तो यहां पर जो आयनन विभव है उसका मान कम हो जाएगा। छोटे परमाणु इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं छोड़ते हैं, और बड़े परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। यही कारण है कि छोटे परमाणुओं का आयनन विभव अधिक होता है और बड़े परमाणुओं का आयनन विभव कम होता है। तो आयनन विभव को समझिए कि
आयन बनाने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो विपरीत है आयनन विभव के। जैसे पहले परिभाषा देख लीजिए कि किसी विलगत उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने पर निकलने वाली ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हमारे पास में एक परमाणु का नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से ऊर्जा कोश है। अब हमें क्या करना है कि इस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है। आयनन विभव में हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी थी, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा ज्यादा है, और नाभिक के चारों ओर जब ये चक्कर लगाने लगेगा तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। मान लीजिए पहले इसकी ऊर्जा जो है वो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां पर बाह्यतम कोश की जो ऊर्जा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोश में प्रवेश करेगा तो ये अपनी अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो त्याग देगा। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा जो उसने त्याग दी है, यही ऊर्जा की मात्रा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। तो ये आयनन विभव का विपरीत है। आयनन विभव में क्या होता है कि इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो उसका आयनन विभव है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जाहिर सी बात है, छोटे जो परमाणु होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। कारण क्या है कि भाई वहां पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, तो जितना हम इस प्रकार से अधिक आकर्षण में जाएंगे उतनी ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा, और इसकी वजह से छोटे परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ज्यादा होती है, और बड़े परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण जो है वो कमजोर है, और इसकी वजह से वहां पर बाह्यतम कोश की ऊर्जा अधिक है, और ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन को इस बाह्यतम कोश में प्रवेश करवाएंगे तो वो कम ऊर्जा का त्याग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों परमाणु का आकार बढ़ने पर बढ़ते हैं, परमाणु का आकार घटने पर बढ़ते हैं, और परमाणु का आकार बढ़ने पर घटते हैं। यानी वर्ग में, या पहले बात करें आवर्त में, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन आयनन विभव के साथ में भी यही प्रक्रिया होगी, उसमें भी जो मान है वो बढ़ेगा, और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तीनों ये पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, ये आवर्त में बढ़ेंगे और वर्ग में कम होंगे। यानी बाएं से दाएं जाने पर इन तीनों का मान बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाने पर इन सब का मान जो है वो घटेगा। तो अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत ऋणता। एक अपवाद यहां पर मैंने लिख दिया है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ये पॉइंट है कि भाई एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो बढ़ती है, लेकिन जब हम हैलोजन के वर्ग में जाते हैं तो फ्लोरीन के बाद में जब क्लोरीन आता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता यहां पर कम होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा है। इसका कारण यह है दोनों का आकार। फ्लोरीन का आकार छोटा है और इस तरह से क्लोरीन का आकार थोड़ा सा बड़ा है। इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहे हैं उनको ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का, और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान थोड़ा कम हो जाता है। क्लोरीन का आकार थोड़ा सा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फिट हो जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा एक अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है? देखिए अभी तक हमने आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जब बात की थी तो ये बताया कि विलगित जो परमाणु है, आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग है, पृथक्कृत परमाणु। यहां पर जब हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं तो बात करते हैं किसी सहसंयोजक बंध में बंधे हुए परमाणु के बारे में। तो अगर कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध में, कोवलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, और इन साझे के इलेक्ट्रॉन को
अगर एक परमाणु अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसकी ये क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो परिभाषा क्या है? किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध का निर्माण हुआ। अब साझे से बंध का निर्माण हो रहा है तो सहसंयोजक बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इन बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। तो अब इस साझे में दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, और खींचने की जो क्षमता है उसी को उसकी विद्युत ऋणता कहते हैं। अब जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, और जिसकी कम होगी वो कम खींच पाएगा। तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से कम है, तो ये जो इस प्रकार से बंध के इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो क्लोरीन की ये जो क्षमता है उसे हम विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से, इसे En से व्यक्त करते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जाने पर ये तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ती है। कारण क्या है? परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, और परमाणु का आकार छोटा होने पर उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो परमाणु के नाभिक की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम हो जाता है। तो तीनों पे बात ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। ये तीनों आवर्त में चलने पर बढ़ते हैं, और वर्ग में जब हम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो तीनों का मान घटता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखें। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होते हैं। तो एक फैक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन एक ऐसा परमाणु है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है। उसके बाद में धात्विक और अधात्विक गुण, दोनों के बारे में सिंपल सा पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना ये धात्विक गुण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण है वो धनायन कहलाएगा, धात्विक गुण कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अधात्विक गुण कहलाएगा। जैसे अभी हमने बात की थी कि परमाणुओं की कोशिश जो है वो इस प्रकार से रहती है कि अपना किसी तरह से अष्टक पूरा कर ले। तो जब सोडियम की बात होगी, जैसे सोडियम परमाणु के बारे में बात करें, तो सोडियम का जो विन्यास है वो इस तरह से, यहां पर लिख लेते हैं। सोडियम का विन्यास कुछ इस तरह से है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2, 8 और 1 के क्रम में भरे जाते हैं। अब सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की आवश्यकता होती है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाता है, और अपना बाह्यतम कोश 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा भर लेता है, यानी अष्टक पूरा बना लेता है। तो सोडियम की प्रवृत्ति हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की होगी, और इसी गुण को धात्विक गुण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण धात्विक गुण है, मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है, और इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 2, 8, 7 के क्रम में भरे जाते हैं। हाँ, 2, 8, 7। अब भाई ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे? नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ये 2, 8 हो जाएगा, और इस पर आ जाएगा Cl-। तो अब क्लोरीन की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा इस प्रकार की रहेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो ये गुण अधात्विक गुण कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो गुण है वो अधात्विक है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण धात्विक गुण है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अधात्विक गुण कहलाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घटते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते हैं, और वर्ग में धात्विक गुण बढ़ते हैं और अधात्विक गुण घटते हैं। इसको इस तरह से समझिए, जैसे ये परमाणु या जो इस प्रकार से परमाणुओं का जो समूह है, आवर्त सारणी है, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में, तो आपको याद होगा कि संयोजकता जो है वो इस प्रकार से पहले 4 तक बढ़ती है और फिर घटती। तो इसका मतलब है
कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति थी वो आगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में बदल जाती है। इसका मतलब धात्विक गुण तो घट रहा है और अधात्विक गुण बढ़ रहा है। लेकिन जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है और परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके जल्दी से जल्दी इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करना चाहता है और इसी की वजह से उसके धात्विक लक्षण बढ़ जाते हैं और अधात्विक लक्षण कम हो जाते हैं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं बल्कि त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो धात्विक और अधात्विक लक्षण है वो वर्ग और आवर्त में किस तरह से घटते हैं या बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ऑक्साइड्स की प्रकृति। अब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग से बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा? ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है और इसने इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की तो ये बना देगा Na2O। इसी तरह से कार्बन है तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की तो बना दिया CO2। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ में बना हुआ तत्व यौगिक उसका ऑक्साइड कहलाता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अधातु का ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन अधातु है। इसी तरह से आपने NO2 के बारे में सुना हो, SO2 के बारे में सुना हो, नाइट्रोजन और सल्फर तो ये दोनों भी अधातु हैं। ये दोनों अम्लीय प्रभाव दर्शाते हैं। आपने एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा जो इन दो अधातुओं के ऑक्साइड की वजह से होती है। या इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय गुण दर्शाती है जिसकी वजह से भी जो शीतल पेय वगैरह है या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है उसका जो पीएच है, उसकी जो अम्लीयता है वो थोड़ी ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड समुद्रों में घुल रही है, इसी वजह से समुद्रों का जो जल है वो भी अधिक अम्लीय होता जा रहा है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटेंगे और इसी कारण से तत्वों के जो ऑक्साइडों का जो क्षारीय गुण है वो भी घटेगा और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। इसी तरह से अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्साइड्स की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है क्योंकि धात्विक लक्षण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। तो ये दो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इनको आप धात्विक लक्षणों के आधार पर समझा सकते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर जैसे आप सोडियम की बात करेंगे तो इसका जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होगा और इसी तरह से जब आप इस प्रकार से इधर के जो अधातु हैं उनके ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। विद्युत धनात्मक लक्षण, सिंपल सा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का लक्षण विद्युत धनात्मक लक्षण कहलाता है और ये धातुओं में सर्वाधिक होता है। तो जितने धात्विक लक्षण अधिक होंगे उतना ही जो विद्युत धनात्मक लक्षण वो भी अधिक होगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटते हैं तो विद्युत धनात्मक लक्षण भी घटेगा और आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं तो विद्युत धनात्मक लक्षण भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण विद्युत धनात्मक लक्षण कहलाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक लक्षण घटते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर धात्विक लक्षण भी घटेंगे और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के जो धनात्मक लक्षण है, विद्युत धनात्मक लक्षण है वो बढ़ेंगे क्योंकि धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इधर जाएंगे तो विद्युत धनात्मक लक्षण घटेगा और इधर जाएंगे तो विद्युत धनात्मक लक्षण बढ़ेंगे। विद्युत ऋणात्मक लक्षण ये उसका उल्टा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मक लक्षण कहलाती है। तो ये अधातुओं का गुण है। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अधातु के गुण बढ़ते हैं, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक लक्षण बढ़ेगा। और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं वर्ग में तो धात्विक लक्षण बढ़ता है, इसका मतलब ये लक्षण कम होगा। देख लीजिए कि ऋणायन बनाने का गुण विद्युत ऋणात्मक लक्षण कहलाता है और आवर्त में विद्युत ऋणात्मक लक्षण बढ़ता है और वर्ग में विद्युत ऋणात्मक लक्षण घटता है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इधर जाएंगे तो जो विद्युत ऋणात्मक लक्षण है वो बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मक लक्षण घटेगा। अगला पॉइंट देखते हैं हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। अब ये हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं?
देखिए धातु जो है वो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो जल से क्रिया करके NaOH बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये जो इस प्रकार से सोडियम का जल के साथ में क्रिया करके जो यौगिक बना, ये है सोडियम का हाइड्रोक्साइड और ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहां पर एक चीज देखिए कि जब हम इस प्रकार से वर्ग में या आवर्त में बात करेंगे तो धातु ऑक्साइड का क्षारीय लक्षण घटता है क्योंकि धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। अब जितना ज्यादा धात्विक लक्षण होगा उतनी हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीयता है वो अधिक होगी। और इसी तरह से जब हम वर्ग में बात करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइडों की जो प्रबलता है वो बढ़ती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हम इस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो सोडियम के जो भी इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH होगा, या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो MgOH की ट्वाइस होगा, या एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो AlOH की थ्राइस होगा। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्षारीय है और ये सबसे कम क्षारीय है, यानी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीयता का मान कम होगा और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्षारीयता का मान बढ़ेगा। यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों में अगर हम बात करें तो पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो ये हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता का क्रम किस प्रकार से होता है। उसके बाद है हैलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रकृति किस प्रकार से होती है। हैलाइड का मतलब क्या है, देखिए एक वर्ग है जो 17वां जो वर्ग है उसे हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तत्वों से क्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं। तो लवण निर्माण करने के कारण, हैलो का मतलब होता है लवण, तो लवण निर्माण करने वाले जो तत्व हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए कि इनसे संयोग करके धातु क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम की क्रिया अगर हम क्लोरीन से करवाएंगे तो वो NaCl बन जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु हैलाइडों का आयनिक लक्षण घटता है। मतलब ये जो हैलाइड्स होते हैं ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। धातुओं के जो हैलाइड हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं क्योंकि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करेगा और क्लोरीन जो है या जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये जो बंध है इनके बीच में ये आयनिक बंध बनता है। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु हैलाइडों का आयनिक लक्षण घटता है और सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो आपस में जो साझेदारी करने का गुण है वो बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का जो पूरा स्थानांतरण धातुओं के साथ में होता है उस प्रकार की प्रक्रिया बाएं से दाएं जाने पर नहीं होगी। तो आयनिक लक्षण घटता है बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में जाने पर आयनिक लक्षण बढ़ेगा और सहसंयोजक लक्षण घटेगा। तो दोनों पॉइंट्स को एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये आवर्त सारणी है, इसमें इस प्रकार से बाएं से दाएं जाने पर आप देखेंगे कि सोडियम का जो हैलाइड है वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा और इसी तरह से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे एल्यूमिनियम वगैरह में तो इनका जो हैलाइड है वो कम आयनिक गुणों वाला होगा। फिर अब देखिए अभी हमने बहुत सारे जो गुण हैं उनको पढ़ लिया। अब एक साथ थोड़ा सा उनको फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता जो है वो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, साझा या इस प्रकार से ग्रहण करने की संख्या कहलाती है। तो आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जैसे अगर आप लिथियम की बात करें तो इसमें 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और नियोन की बात करेंगे तो इसमें 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद किसी आवर्त में तत्वों के क्रमवार परमाणु क्रमांक है, यानी परमाणु जो है वो क्रम से भरे जाते हैं किसी आवर्त में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 0 तक घटती है। हमने डिस्कस किया है पिछली स्लाइड्स में। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मक लक्षण, धात्विक गुण, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, ये सभी जो गुण हैं वो घटते हैं। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋण विद्युतीय लक्षण, अधात्विक गुण, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता
बढ़ती। इसमें आयनन विभव को भी शामिल कीजिए, आयनन विभव भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में समूह या वर्ग के लक्षण। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं। फिर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, धन विद्युतीय लक्षण, धात्विक प्रकृति, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती है, ये सभी गुण बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युतीय प्रकृति, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, अधात्विक प्रकृति और ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति में कमी आती है। और साथ ही धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है और अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तो ये तत्वों और आवर्त और वर्ग आवर्त सारणी में जो है उनमें किस प्रकार से तत्वों के गुण घटते या बढ़ते हैं, यानी उनकी आवर्तिता किस प्रकार की। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसका जवाब प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और आपका जो भी फीडबैक हो उसे हमारे साथ शेयर करें। या आप इसके अलावा भी इस प्रकार से कुछ चेंज चाहते हो, कुछ इस प्रकार से कुछ अलग वीडियोस वगैरह चाहते हो, तो उनके बारे में भी जानकारी दें। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री के किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।